इस लेक्चर में हम लोग बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के जो फर्स्ट मेथड था एनालिटिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेथड, उसके बारे में बात करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड जैसे यह बेसिकली 3 थ्योरी में कैटेगराइज है। पहला है आपका इलास्टिक थ्योरी। तो इलास्टिक थ्योरी में जो भी हम लोग बेसिक टर्म्स या फार्मूले हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़े, जैसे वाटर रेशियो, वाटर कंटेंट, इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स पढ़े हैं या फार्मूले पढ़े हैं, वह कहीं ना कहीं इलास्टिक सोयल की जो इलास्टिसिटी है, सोयल का जो नेचर है इलास्टिसिटी, उसके बेसिस पे हम लोग ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। सेकंड है क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी में जैसे फर्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी मोस्टली यूज फॉर कोहेजनलेस सॉइल। और सेकंड होता है बेल थ्योरी। बेल थ्योरी हम लोग C5 सॉइल के लिए यूज करते हैं। बेल थ्योरी में जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर डिफरेंट बैकफिल कंडीशन एंड डेप्थ ऑफ टेंशन, क्रैक, अनसपोर्टेड लेंथ। तो ये सब फार्मूला जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे बेल थ्योरी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है पाकर थ्योरी। थर्ड है क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी में पाकर थ्योरी। पाकर थ्योरी ये केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए सूटेबल होता है। अब हम लोग जब भी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी यूज करते हैं। तो प्लास्टिक थ्योरी में पहला जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं उसी के रिलेटेड जो थ्योरी है फेलिनियस थ्योरी। फेलिनियस थ्योरी केवल कोहेसिव सॉइल के लिए अप्लाई करते हैं। सेकंड है प्रांडल थ्योरी। प्रांडल थ्योरी आपका C5 सॉइल के लिए होता है। थर्ड होता है टाजागी थ्योरी। तो मोस्टली हम लोग जो पूरा सेल फाउंडेशन में जो स्टडी करने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है टाजागी थ्योरी। यानी एनालिटिकल मेथड के अंदर या स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोग टाजागी थ्योरी ही अप्लाई करते हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे भी, और उसी फार्मूले के बारे में, डिफरेंट टर्म्स के बारे में, डिफरेंट फैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्कैम्पटन थ्योरी। स्कैम्पटन थ्योरी केवल कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। मेयर हाफ थ्योरी C5 सॉइल के लिए, ब्रिंचेंसन थ्योरी C5 सॉइल के लिए, बेसिक्स थ्योरी C5 सॉइल के लिए, IS कोड C5 सॉइल के लिए। तो इतने थ्योरी हैं जो हम लोग जिसके हेल्प से हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्लास्टिक थ्योरी के अंदर में आता है। तो क्लासिकल अर्थ प्रेशर थ्योरी से पहला जैसे रनकाइन थ्योरी है, तो वैसे तो रनकाइन थ्योरी यूज करते हैं अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, चाहे वो एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात हो, चाहे वो पैसिव अर्थ प्रेशर की बात हो। तो वहाँ पे उसके कुछ एजम्पशन भी थे और फार्मूले भी थे। तो जो भी हम लोग अर्थ प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर का फार्मूला यूज करते हैं, वो रनकाइन थ्योरी के बेसिस पे ही वो जनरेट किया गया है, वो ड्राइव किया गया है। लेकिन यहाँ पे रनकाइन ने फाउंडेशन से रिलेटेड भी कुछ थ्योरी दिए हैं, कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, कुछ अप्रोचेस इन्होंने दिए हैं। वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो रनकाइन थ्योरी में इट इज़ सूटेबल फॉर द सैंड। मैं बताया था कि रनकाइन थ्योरी केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, तो सूटेबल फॉर सैंड। रनकाइन कंसिडर इक्विलिब्रियम ऑफ टू एलिमेंट टू ईच अदर, element 1 just below the footing and at the corner, and element 2 with adjacent to it and outside the corner। तो इन्होंने रनकाइन ने क्या किया कि जब भी फाउंडेशन के नीचे, जब फाउंडेशन के आसपास की जो सराउंडिंग सॉइल है उसकी स्टडी करने के लिए, यानी बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 एलिमेंट सेलेक्ट किया। तो पहला एलिमेंट उन्होंने 3D में स्टडी करने के लिए, यानी स्ट्रेस इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एलिमेंट चूज किया, सेलेक्ट किया। पहला एलिमेंट उन्होंने फाउंडेशन के नीचे और राइट कॉर्नर के पास लिया, और दूसरा एक आउटसाइड फुटिंग दूसरा एलिमेंट चूज किया। और उन दोनों पॉइंट पे, उन दोनों एलिमेंट पे के लिए इन्होंने स्टडी किया, स्ट्रेस इफेक्ट कैलकुलेट किया। ही अप्लाइड द कॉन्सेप्ट पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन द एलिमेंट to a horizontal stress is taken as for the both element।
तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस तो आपको लगेगा ही, वर्टिकल स्ट्रेस भी लगेगा। तो जैसे डायग्राम में आपका दिखाया गया है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा फुटिंग है और ये अप्लाई लोड है, ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। एलिमेंट 1 यहाँ पे सेलेक्ट किया, एलिमेंट 2 यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो एलिमेंट 1 पे स्ट्रेस का इफेक्ट ये दिखाया गया है, एलिमेंट 2 पे स्ट्रेस का इफेक्ट ये दिखाया गया है। तो एलिमेंट जो 2 होगा वह एक्टिव स्टेज में होगा, एलिमेंट 1 जो होगा एक्टिव स्टेज में होगा। रीज़न ये है क्योंकि ऊपर से लोड लगा रहे हैं, तो जो फाउंडेशन के जो जस्ट बिलो सॉयल है वह एज ए फाउंडेशन मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए जैसे मूवमेंट होगा, जैसे प्रेशर जिस डायरेक्शन में रन करेगा उसी डायरेक्शन में एलिमेंट 1 भी रन करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से एक्सटर्नल लोड हम लोग क्यों लगा रहे हैं तो 1 पे रिएक्शन जनरेट होगा। तो रिएक्शन को ही हम लोग बोल रहे हैं आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। रिएक्शन को ही बोल रहे हैं हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। रिएक्शन को ही हम लोग बोल रहे हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट तो ऊपर से इस तरह से लगेगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, और ऐसे इधर भी नीचे से भी लगेगा सेम, और हॉरिजॉन्टल से आपका प्रेशर और प्रेशर काम करेगा। तो एलिमेंट 1 के लिए यह डायग्राम हो गया। अब एलिमेंट 2 की बात करेंगे तो एलिमेंट 2 पे जो ये वाली सॉइल है, सराउंडिंग सॉइल जो होगी, जो सराउंडिंग सॉइल होगी, ये वाली सॉइल सराउंडिंग सॉइल, ये इस पर प्रेशर लगाएगा। तो सराउंडिंग इसके लिए वेट कितना लगेगा, गामा डी एफ वैल्यू हो गया गामा डी एफ, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी वही गामा डी एफ, और हॉरिजॉन्टल में आपका सिग्मा एच। तो ये एलिमेंट 2 है। तो एलिमेंट 2 पे पैसिव केस में होगा, एक्टिव स्टेज में नहीं होगा। तो एलिमेंट 2 पैसिव स्टेज में है। चूँकि टाइप ऑफ सॉयल जो है आपको वजनलेस सॉयल है, इसका मतलब C इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c अंडर रूट 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो सी इक्वल टू 0 है तो सेकेंड पार्ट वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसमें सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकंड 2 में जो ये किस स्टेज में है, ये पैसिव स्टेज में है। तो पैसिव स्टेज में है, पैसिव यानी टूवर्ड्स बैकफिल। तो टूवर्ड्स बैकफिल की तरफ जो प्रेशर काम कर रहा है वो मेजर काम करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस में मेजर का काम करेगा। और ऊपर से जो लोड लग रहा है गामा डी एफ जो ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। अभी एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए, पर्टिकुलर लेवल के लिए गामा डी एफ क्या है, कांस्टेंट है। तो सिग्मा 3 यानी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी गामा डी एफ। तो अगर इस रिलेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो सिग्मा 1 से सिग्मा 1 क्या हो जाएगा सिग्मा एच से सिग्मा एच इक्वल्स टू गामा डी एफ 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये हो गया। फिर ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब एलिमेंट 1 पे अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट 1 इन एक्टिव स्टेज में होगा। एलिमेंट 1 किस पे है, एक्टिव स्टेज में है एलिमेंट 1। तो यहाँ पे सिग्मा 1 फार्मूला, जनरल फार्मूला वही अप्लाई होगा, सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। यहाँ पे चूँकि एक्टिव स्टेज में है तो मैक्सिमम लोड होगा, जो एक्टिव लोड काम कर रहा वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्यू यू। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्यू यू
और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा एच। तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्यू यू यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इक्वल टू सिग्मा एच 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। और सिग्मा इक्वेशन 1 में यह इक्वेशन फर्स्ट था, तो यहाँ से सिग्मा एच की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एच की वैल्यू क्या था, गामा डी एफ 10 स्क्वायर, यहाँ भी है 10 स्क्वायर, वहाँ भी तो 10⁴ 45 प्लस 5/2, तो ये आ गया। तो यह है आपका रनकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू रनकाइन थ्योरी फॉर कोहेजनलेस सॉइल इज इक्वल्स टू QU इज इक्वल्स टू गामा डी एफ 10⁴ 45 प्लस 5/2, ये फार्मूला होता है। अब इसके लिमिटेशन भी है, इसके रनकाइन थ्योरी के लिमिटेशन क्या है ये देखते हैं। तो लिमिटेशन ये है कि अगर इस फार्मूले से हम लोग चले, फार्मूला क्या था, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू गामा डी एफ 10⁴ और 5 प्लस 45 प्लस 5/2 ये था। इफ़ डी एफ इक्वल्स टू 0 एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। डी एफ की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि फाउंडेशन कहाँ बना है, फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे बना है। फाउंडेशन कहाँ बना है, ग्राउंड लेवल पे ही बना है, ग्राउंड लेवल पे ही बना है, तो इसलिए डी एफ 0 हो जाएगा। अब कह रहा कि अगर ग्राउंड लेवल पे ही फाउंडेशन बना दे तो सोयल कुछ भी रजिस्ट नहीं करेगा, कुछ अपोज नहीं करेगा, कुछ रिएक्शन जनरेट नहीं करेगा, तो ये गलत है। प्रैक्टिकल ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम लोग अगर खड़े हैं, चलते हैं, तो हम लोग का रिएक्शन ही हम लोग को बैलेंस करता है, जिससे हम लोग चल पाते हैं। नहीं तो जहाँ पैर रखते हैं वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पंच कर देते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था रनकाइन थ्योरी में। दूसरी बात ये है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ फुटिंग, यानी केवल गामा डेंसिटी सोइल पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी केवल गामा पे डिपेंड कर रही है, डेप्थ पे डिपेंड कर रही है, लेकिन विड्थ क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होना चाहिए, इस शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। जबकि हम लोग पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, तो उसमें पॉइंट लिख पढ़े थे हम लोग कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल साइज पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है, जबकि इस एक्सप्रेशन से कहीं नहीं ये पता चल रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक है रनकाइन थ्योरी का। थर्ड पॉइंट, नॉट अप्लीकेबल फॉर द क्ले। तो हम लोग पढ़े थे रनकाइन थ्योरी केवल कोहेजनलेस सोइल के लिए है, जिसके लिए फाई की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू इसके लिए 0 होता है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि ये आपका क्ले के लिए यूज नहीं करते। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं फेलेनियस थ्योरी। तो फेलेनियस थ्योरी में बहुत से फेलेनियस थ्योरी में हम लोग पढ़े तो वहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी होता है। फेलेनियस थ्योरी केवल प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे फेलेनियस थ्योरी में। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लास्टिक थ्योरी। प्लास्टिक थ्योरी के अंदर ही टरजागी थ्योरी, प्रांडल थ्योरी, हैंसन थ्योरी और रनकाइन थ्योरी नहीं, रनकाइन थ्योरी क्लासिकल थ्योरी के अंदर आता है। तो उसके प्लास्टिक थ्योरी के बेसिस पे है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है और इट अप्लीकेबल फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इट बेस्ड ऑन द प्लास्टिक थ्योरी अप्लीकेबल फॉर द प्योरली कोहेसिव सॉइल फॉर क्ले। इन दिस थ्योरी द रप्चर प्लेन और फेलियर प्लेन इज एज्यूम्ड टू बी एन आर्क ऑफ सर्किल। तो दूसरा पॉइंट ये है, यानी अगर हम लोग फाउंडेशन ये बनाए, ऊपर से लोडिंग कर रहे हैं, ऊपर से लोड क्यों लगा रहे हैं, तो जो भी फेलियर प्लेन बनेगा, ऐसे जो फेलियर प्लेन बनेगा वह सर्किल का फॉर्म में, जो फेलियर प्लेन बनेगा वह सर्किल के आर्क के फॉर्म में बनता है। फेलेनियस थ्योरी, फ्लेनियस ने ही सबसे पहले बताया था।
assume an arc of circle and general shear failure is consider। तो जनरल shear failure के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी वहाँ फीचर्स दिख रहे थे, वो फेलिनियस थ्योरी ने भी डिस्क्राइब किया था। तो फेलिनियस थ्योरी में क्या हमें याद रखना है, फेलिनियस थ्योरी में क्यों याद रखना है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लास्टिक थ्योरी suitable for the clay and rupture plane is arc of circle and general shear failure is considered। तो इतना हमें फेलिनियस थ्योरी के अंदर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टरजागी थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन डिजाइन और वी कैन से द फाउंडेशन इंजीनियरिंग। टरजागी थ्योरी is applicable for C5 soil। First key point, C5 soil। टरजागी थ्योरी जो होता है, इससे पहले प्रांडल थ्योरी आया था। प्रांडल थ्योरी, प्रांडल ने जो थ्योरी दिया था उसी में कुछ मॉडिफिकेशन, उसी को कुछ इम्प्रूव कर दिया, कुछ मॉडिफाइड कर दिया, कुछ फैक्टर इंक्लूड कर दिए, कुछ वेरिएशन कर दिया। और कौन किया, ये टरजागी ने। तो उसके बाद जो थ्योरी आई, जो एक्सप्रेशन जनरेट हुआ, उसको हम बोलते हैं टरजागी थ्योरी। तो यही इसमें लिखा होगा, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ओवर द प्रांडल थ्योरी। प्रांडल कंसिडर द बेस ऑफ फुटिंग इज स्मूथ। प्रांडल थ्योरी में जो बेस है फुटिंग का, बेस इन द सेंस यह फुटिंग का जो बेस है, कॉन्टैक्ट प्लेन विद द सॉइल, ये जो बेस है वह स्मूथ होता है। लेकिन टरजागी ने क्या किया था, इसमें मॉडिफाई करके बोला था कि जो बेस है वो रफ होना चाहिए, जो बेस है वो रफ होना चाहिए। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि अगर यह कॉन्टैक्ट प्लेन या कॉन्टैक्ट सरफेस, अगर यह कॉन्टैक्ट सरफेस बेस का अगर यह रफ है, इट मीन्स जो फिक्सिडिटी बिटवीन द मटेरियल ऑफ द फुटिंग एंड सॉयल पार्टिकल, जो फिक्सिडिटी है वह स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वहाँ पे इलास्टिसिटी जनरेट होगी, पकड़ होगा। इसका मतलब ये है कि जो फाउंडेशन का मटेरियल है, जैसे पुश करेगा, जैसे श्रिंक करेगा, जैसे एक्सपेंड करेगा, वैसे उसके नीचे वाली सॉइल भी जो उसके जस्ट बिलो होगी वो भी उसी तरह बिहेव करेगी। तो अगर रफ है सरफेस, कॉन्टैक्ट प्लेन रफ है, तो वहाँ पे इलास्टिक थ्योरी अप्लाई होता है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर यह स्मूथ है, अगर कॉन्टैक्ट प्लेन स्मूथ है, तो वहाँ पे प्लास्टिक थ्योरी अप्लाई होगा। तो इस टर्म्स के पीछे यह बहुत बड़ा फैक्टर्स है, बहुत बड़ा रीज़न है। अब टरजागी थ्योरी में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो क्या क्या मॉडिफाई कर दिया गया, क्या कुछ एजम्पशंस लिए गए, तो उसके बारे में। तो एजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, एजम्पशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एजम्पशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला जो है टरजागी थ्योरी में फाउंडेशन को उन्होंने क्या बोला, किस फाउंडेशन के लिए अप्लाई है, सैलो फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या होना चाहिए, सैलो के लिए ही टरजागी थ्योरी अप्लीकेबल है। टरजागी थ्योरी नॉट फॉर डीप फाउंडेशन। इट मीन्स इफ सैलो देन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग। दूसरा, बेस ऑफ फाउंडेशन इज रफ, यानी कॉन्टैक्ट प्लेट क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, पढ़ चुके हैं। 3 तरह के सीरियर फेलियर होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल शेयर फेलियर, तो जनरल शेयर फेलियर ही एप्लीकेबल है। फेलियर इज यानी टरजागी की अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें जो फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल है उसमें जो फेलियर होगा, जो क्रैकिंग होगी, जो स्टेज जनरेट होगा, वह जनरल शेयर फेलियर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है फुटिंग का। फुटिंग फाउंडेशन तो सैलो हो गया,
अब सैलो में किस तरह का फुटिंग होगा, किस तरह की शेप होगी, तो स्ट्री फुटिंग होगी। स्ट्री फुटिंग, इसको हम लोग कंटिन्यूअस या वॉल फुटिंग बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस फुटिंग में बताया था कि लेंथ बहुत ज़्यादा होता है विड्थ के कंपेयर में। तो स्ट्री फुटिंग इन विच लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग। तो इसमें जब भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी जब करेंगे तो दो टर्म्स आएंगे, या तो लेंथ आएगा या तो ब्रेथ आएगा। यानी टरज़ागी थ्योरी की जो एनालिसिस है वो केवल 2D में हम लोग करते हैं, 3D में नहीं करते। तो इट मेक्स एनालिसिस 2D इन 2D along द डेप्थ एंड along द विड्थ। एक तो वर्टिकली चलते हैं और एक प्लेन में चलेंगे, 3 प्लेन में नहीं चलेंगे। तो यह हो गया आपका जेड एक्सिस, और यह हो गया एक्स एक्सिस, और यह हो गया वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस में स्टडी नहीं करेंगे, केवल 2 एक्सिस में स्टडी करते हैं, एक तो वर्टिकली और दूसरा एक लेटरल डायरेक्शन। नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ फेलियर सोयल reaches into the plastic stage। तो जितने भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं वो प्लास्टिक थ्योरी के बेस्ड है। तो वही कह रहा, एट द टाइम ऑफ फेलियर सोयल रिच इनटू प्लास्टिक स्टेज। अब प्लास्टिक की स्टेज पे पहुंच गया तो इसका मतलब यह है स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा, सोयल फेल होने लगेगा, उसका इफेक्ट होगा। तो स्ट्रेस जोन जिसको बोल रहे हैं फेलियर प्लेन कह सकते हैं, वो जनरेट हो जाएगा। और टरज़ागी थ्योरी में ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, तो ये देखते हैं। द स्ट्रेस जोन ऑफ द सोयल एक्सटेंड अप टू द फाउंडेशन लेवल ओनली। तो फाउंडेशन लेवल तक, जैसे फाउंडेशन लेवल ये है तो इस तरह से जनरेट होगा, तो यहीं तक जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल तक यहाँ नहीं जाएगा। जनरल शियर फेलियर का डेफिनेशन होता है ग्राउंड लेवल तक, लेकिन टरज़ागी जब स्टडी किया तो जनरल शियर फेलियर तो कंसिडर करते हैं, लेकिन जो फेलियर या बल्जिंग इफेक्ट है वो केवल ग्राउंड लेवल तक ही फाउंडेशन लेवल तक ही जाएगा, नॉट अप टू ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे वही लिखा है अप टू फाउंडेशन लेवल ओनली, बट नॉट अप टू द ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट चैप्टर, द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सोयल above the foundation level ignore। तो इसमें बोल रहा है द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सोयल above the foundation level is ignored। इट मीन्स ओनली बेस रेजिस्टेंस इज कंसिडर वाइल साइड रेजिस्टेंस। इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग टरज़ागी थ्योरी सैलो फाउंडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है डीएफ की वैल्यू कम होगा, तो जो सराउंडिंग सोयल है वो कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है उसको बोलते हैं साइड रेजिस्टेंस। तो सैलो फाउंडेशन में बताया था कि साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, केवल एक ही रेजिस्टेंस, एक ही अपोज यहाँ पे जनरेट होता है, बैरियर जनरेट होता है, वो होता है बेस रेजिस्टेंस। तो फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो शियर जनरेट होगा वह बहुत कम होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं, वही इसमें बता रहा है। तो शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सोयल एबव द फाउंडेशन लेवल इज इग्नोर, क्योंकि सैलो फाउंडेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सैलो फाउंडेशन में साइड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, शियर रेजिस्टेंस कम जनरेट होता है। इट मीन्स ओनली बेस रेजिस्टेंस इज कंसिडर। तो यहाँ पे जो बेस पे क्रिएट होगा जो रेजिस्टेंस अपोज वही कंसिडर होता है, वाइल साइड रेजिस्टेंस इज कंसिडर इन केस ऑफ डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन है उस केस में साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि टरज़ागी थ्योरी केवल सैलो फाउंडेशन के लिए ही यूज करते हैं, डीप फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं। तो यही बता रहा है इसमें।
It is the main reason due to which the theory is not applicable for the deep foundation. The soil above the base of foundation is removed and replaced by the an equivalent research charge. तो इसमें क्या बोला कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो ये सराउंडिंग सोयल है ये कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू DF है, ये कांस्टेंट है, और इसकी अगर डेंसिटी हम लोग गामा ले रहे हैं तो इसका वेट निकालेंगे तो गामा DF आ जाएगा। गामा DF इसका जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगा यहाँ से, तो गामा DF आएगा। तो ये पूरा सोयल न लेकर के हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू निकाल करके स्ट्रेस कितना जनरेट करेगा तो गामा DF हम लोग यूज करते हैं। तो गामा DF को हम लोग बोलते हैं ओवरबर्डन प्रेशर कह सकते हैं या सरचार्ज कह सकते हैं, और इसको एक स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इस वैल्यू को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो सराउंडिंग सोयल हर जगह वर्ड यूज न करके हम लोग गामा DF लिख देंगे, यानी फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो सोयल होगी उसके लिए जो वैल्यू कभी भी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, गामा DF, और इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से। सरचार्ज या ओवरबर्डन प्रेशर बोलेंगे, सरचार्ज या ओवरबर्डन प्रेशर बोलेंगे। तो यही इसमें बता रहा है। नेक्स्ट है जंक्शन लोड इज वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक। कह रहा है कि जो भी फाउंडेशन के ऊपर लोड लग रहा है वह एक तो वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकली लगा होना चाहिए, नॉट इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रिक इसका मतलब ये है कि CG से पास होना चाहिए, नॉट अवे फ्रॉम द CG। तो कॉन्सेंट्रिक इट मीन्स एक्सियली होना चाहिए, एक्सियली लोडेड। नेक्स्ट क्या बोला, ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एंड फाउंडेशन लेवल इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। कह रहा कि जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे सोयल की जो फिलिंग वाली काम है, जो फिलिंग है वो इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। और अगर इंक्लाइन, ये एक तो ग्राउंड सरफेस इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, दूसरा जो फुटिंग बना रहे हैं वो भी इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, दोनों हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो ये है ट्रेज़ागी के जंक्शंस। नेक्स्ट है इसमें वाटर टेबल इफेक्ट है। वाटर टेबल के इफेक्ट के बारे में उन्होंने क्या बोला था, ट्रेज़ागी ने क्या इंक्लूड किया था। तो उन्होंने बोला अगर कि वाटर टेबल का जो जोन है, वाटर टेबल का जो पोजीशन है, अगर फाउंडेशन लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब बहुत डीपर साइड में है, तो उस केस में वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर इफेक्टिव जोन में है तो उस केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वाटर टेबल का इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे वाटर टेबल इज बियॉन्ड द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेसिंग, इट मीन्स इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसिडर्ड। यानी अगर जैसे यहाँ पे ये हमारा फाउंडेशन है और फाउंडेशन के नीचे ये हमारा बल्जिंग इफेक्ट जनरेट हो गया है, ये बल्जिंग इफेक्ट जनरेट हो गया। अगर वाटर टेबल का पोजीशन इसके इस स्ट्रेस या आइसोबार में नहीं आ रहा है, इस आइसोबार के रेंज में नहीं आ रहा है, इस पोजीशन के अंदर नहीं आ रहा, तो बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई इफेक्ट वाटर टेबल नहीं डालेगा। लेकिन इसके बियॉन्ड है, कहीं दूर है तो, लेकिन इसके अंदर है तो डालेगा। अब जनरल शियर फेलियर का डायग्राम ट्रेज़ागी ने क्या कंसिडर किया था, कैसे अप्लाई किया था, उससे रिलेटेड है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये फाउंडेशन हो गया, ये DF की वैल्यू हो गया, और ये आपका फाउंडेशन लेवल हो गया। तो यहाँ से इलास्टिक थ्योरी अप्लाई होगा, इलास्टिक स्टेज होगा, और यानी ये ट्रायंगुलर से बनता है, ट्रायंगुलर हो गया यहाँ से फिर, और ये आपका एक्टिव स्टेज में होगा, एक्टिव स्टेज में। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा कर्वी होगा, यहाँ से कर्वी होगा, तो ये सेकंड है, सेकंड जोन ऑफ फेलियर है, ये फर्स्ट सेकंड। तो यह सर्कुलर होता है या लॉग स्पाइरल होता है, तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सोइल पे भी। थर्ड है, उसके आगे जाएगा
तो फिर थर्ड ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ से स्ट्रेट आ जाएगा। ये सिमिलर है, यानी इसके इधर जाएंगे जैसे जाएंगे ये सिमिलर है एक दूसरे, जो चीज़ इधर फॉलो होगा वही चीज़ इधर फॉलो होगा। तो पैसिव स्टेज, ये पैसिव स्टेज, ये भी पैसिव, ये पैसिव स्टेज, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो फेलियर प्लेन है कितना एंगल बना रहा है 45 - 5/2। ये पैसिव के केस में हम लोग पढ़े थे, अगर रिटेनिंग वॉल है और टूवर्ड्स बैकफिल की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये शिफ्टिंग ऐसे होती है, और उस केस में जो फेलियर प्लेन है वो कितने एंगल बनाता है 45 - 5/2 एंगल बनाता है। तो ये 45 - 5/2 एंगल यहाँ पे हो बन गया हॉरिजॉन्टल के साथ, और यहाँ भी बन जाएगा। अब ये स्ट्रेस का इफेक्ट फाउंडेशन लेवल से कितने डेप्थ तक होता है, कितने डेप्थ तक होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे, बी डेप्थ तक हम लोग लेते हैं, बी डेप्थ तक। द स्ट्रेस सोइल बिलो द फाउंडेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। तो मैं पढ़ लिए, पहला उसको बोलते हैं सेंट्रल जोन, जोन फर्स्ट, तो ये जोन फर्स्ट है सेंट्रल जोन। तो इसमें सोइल जो होगा, इसमें जो भी सोइल्स हैं वो फाउंडेशन मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो सोइल गेट्स कंपैक्टेड बिलो द फाउंडेशन एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ द फुटिंग, ठीक है। इट रिमेन इन इलास्टिक स्टेज, तो इलास्टिक तरह बिहेव करेगा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम की तरह बिहेव करेगा। और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि अगर ये कॉन्टैक्ट प्लेन आपका स्मूथ है तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम फॉलो होगा, और अगर प्रांडल थ्योरी में जो बताया गया है, और अगर यह जो कॉन्टैक्ट प्लेन है वो अगर रफ है तो वहाँ पे इलास्टिक इक्विलिब्रियम काम करेगा। जोन सेकंड है ये वाला, जोन सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल शियर जोन, रेडियल शियर जोन।